मूवी शुरू होती है जेनी से, जिसे उसका बॉयफ्रेंड स्टीव वीकेंड पर एक स्पेशल जगह घुमाने ले जा रहा है और उस जगह का नाम है ईडन लेक। स्टीव जेनी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला है। रात तक वो उस टाउन में पहुंच जाते हैं जिसके पास वो लेक है और रात बिताने के लिए वो एक मोटेल में रुकते हैं। सुबह होते ही वो वहां से निकल जाते हैं और ईडन लेक पहुंच जाते हैं, लेकिन असल में वो लेक मेन रोड से बहुत ज़्यादा अंदर जंगल में जाकर होती है। काफ़ी देर जंगल में ड्राइव करने के बाद वो उस लेक तक पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लड़का मिलता है एडम, और जेनी उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे बात नहीं करता और वो दोनों आगे चलते हैं। वो अपना दिन शांति से उस लेक के किनारे बिता रहे थे कि तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं और एडम को परेशान करके वहाँ से भगा देते हैं। वो दोनों ये सब देख रहे थे लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहते। जेनी आंखें बंद करके सोने लगती है, तभी अचानक एक कुत्ता आकर उसके ऊपर भौंकने लगता है और वो डर के मारे घबरा जाती है। वो कुत्ता भी उन्हीं लड़कों का था और वो आवाज़ मार के उसे वापस बुला लेते हैं, लेकिन जैसे ही स्टीव लेक में स्विमिंग करने जाता है वैसे ही वो कुत्ता दोबारा आकर जेनी के ऊपर भौंकने लगता है और स्टीव को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उन लड़कों को समझाने जाता है, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं सुनते और उल्टा उसी का मजाक उड़ाने लगते हैं और स्टीव उन्हें बिना कुछ कहे चुपचाप वापस आ जाता है। असल में वो 6 बच्चे थे, ब्रेट, मार्क, कूपर, रिकी, हैरी और एक लड़की पेज, और किसी की भी उम्र 14 साल से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सब बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए थे और ब्रैट उन सब का हेड था। जब स्टीव सो रहा था तब वो सारे लड़के जेनी को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन जेनी ये सब स्टीव को नहीं बताती और उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते भी वो उनका मजाक उड़ाते हुए जाते हैं। शाम को स्टीव वहाँ रात बिताने के लिए टेंट लगाता है और जेनी आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करती है, तभी उसे झाड़ियों में से कुछ सुनाई देता है। वो वहाँ देखती है लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आता। ये रात वो दोनों वहीं पर काटते हैं, लेकिन पूरी रात जेनी को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि उनका सारा खाना खराब हो गया है, इसलिए वो ब्रेकफास्ट करने वापस टाउन जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन जैसे ही स्टीव कार स्टार्ट करता है उसका टायर पंचर हो जाता है, क्योंकि किसी ने उसके टायर के नीचे एक कांच की बोतल रख रखी थी और ये उन्हीं बच्चों का काम था। स्टीव टायर चेंज करता है और उसके बाद वो टाउन में जाते हैं। टाउन में पहुंचते ही उन्हें वो बच्चे दिखते हैं और स्टीव कार से उनका पीछा करता है, लेकिन वो बचकर निकल जाते हैं। फिर वो दोनों एक दुकान पर ब्रेकफास्ट करते हैं। स्टीव वहाँ की मालकिन से उन बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन वो उल्टा उसी के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। वापस जाते वक्त स्टीव को एक घर के बाहर उन बच्चों की साइकिल्स दिखती हैं और वो उस घर में चला जाता है। अंदर उसे कोई नहीं मिलता, तभी उस घर का मालिक बाहर से आ जाता है और स्टीव उससे छुपने के लिए ऊपर चला जाता है। वो घर ब्रैट का ही था और वो ब्रैट के कमरे में पहुंच जाता है और उसका डैड उसे ढूंढने ऊपर आता है और स्टीव वहाँ फंस जाता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो उसकी खिड़की से बाहर लटक कर नीचे कूद जाता है और जल्दी से कार में बैठकर जेनी को कार भगाने के लिए कहता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वापस लेक पर पहुंचकर वो दोनों एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जेनी को उनका बैग नहीं मिलता जिसमें उनका फ़ोन, पर्स और कार की चाबी भी थी। स्टीव परेशान होकर कार के पास जाता है और वहाँ वो देखता है कि उनकी कार भी गायब है। वो दोनों पैदल ही वहाँ से निकलने लगते हैं, तभी सामने से कोई उनकी कार से उन्हें ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह बच जाते हैं और देखते हैं कि उनकी कार में वो बच्चे ही बैठे थे और ब्रैट उसे चला रहा था और वो कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दोबारा पैदल चलने लगते हैं और चलते चलते उन्हें रात हो जाती है। स्टीव को उन बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस तरफ जाते हैं और वहाँ उन्हें वो बच्चे मिल जाते हैं। स्टीव उनसे अपनी कार वापस मांगता है, लेकिन ब्रैट कहता है कि कार उन्होंने नहीं ली। वो दोबारा उससे सामान मांगता है, लेकिन वो फिर से मना कर देता है। जेनी स्टीव को वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन स्टीव उसकी बात नहीं सुनता। तभी ब्रैट की जेब में स्टीव का फ़ोन बजने लगता है और वो उससे फ़ोन लेने जाता है, तभी ब्रैट उसे पकड़ लेता है और रिकी उसे मारने के लिए चाकू निकाल लेता है और वो सब अपना कुत्ता भी उसके ऊपर छोड़ देते हैं। इस सब छीना झपटी में स्टीव के हाथों से वो चाकू उनके कुत्ते को लग जाता है और वो मौके पर ही मर जाता है। इससे वहाँ हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। वो दोनों कार की चाबी लेकर वहाँ से भागते हैं और उन्हें कार भी मिल जाती है, लेकिन वो बच्चे उनका पीछा नहीं छोड़ते और वो भी उनके पीछे भागते हैं। जल्दी के चक्कर में कार एक जगह फंस जाती है और वो सब उनकी कार तोड़ने लगते हैं। किसी तरह स्टीव कार को वहाँ से निकालता है, लेकिन सामने का शीशा टूटा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो सीधा जाकर एक गिरे हुए पेड़ में ठुक जाता है। जेनी को कोई चोट नहीं आती, लेकिन स्टीव वहाँ बुरी तरह फंस जाता है और वो सब अभी भी उनके पीछे ही थे, इसलिए वो जेनी को मदद लाने के लिए भेजता है। जेनी जैसे ही बाहर निकलती है वो सब वहाँ आ जाते हैं और जेनी वहीं पर छुप जाती है और वो सीधा कार की तरफ बढ़ते हैं। सुबह होते ही जेनी कार के पास जाती है, लेकिन वहाँ स्टीव नहीं होता, लेकिन वहाँ उसे कुछ खून के निशान मिलते हैं और वो उनका पीछा करती है और कुछ ही दूर चलने पर उसे वो सब मिल जाते हैं।
वहाँ पर उन्होंने स्टीव की बहुत बुरी हालत कर रखी थी और उसे लोहे की फेंस से बांध रखा था। ब्रैट उसे टॉर्चर कर रहा था। हैरी ब्रैट को रोकता है लेकिन वो उसे भी मारने की धमकी देता है और उसके हाथ में चाकू देकर स्टीव की बॉडी पर एक गहरा कट मारने के लिए कहता है। जान बचाने के लिए वो वैसा ही करता है और इसके बाद ब्रैट सबको बारी बारी से स्टीव को चाकू मारने के लिए कहता है और पेज इस सबको फ़ोन में रिकॉर्ड करती है। कोई उसके पेट में चाकू मारता है तो कोई उसके मुंह के अंदर ही चाकू चला देता है और ये सब वो सह रहा होता है और उसे देख रही होती है जेनी। जेनी स्टीव को बचाने के लिए अपने फ़ोन के ब्लूटूथ को स्टीव के फ़ोन से कनेक्ट करती है और पुलिस को कॉल मिला देती है, लेकिन ब्रैट को पता चल जाता है और वो सब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। स्टीव किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और वहाँ से निकल जाता है। जेनी भी उनसे बचकर भाग जाती है। भागते भागते जेनी को एक कैबिन दिखता है और उसके अंदर उसे एक वॉकी टॉकी दिखता है। वो उसे उठाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन जल्दी जल्दी में वो नीचे गिरकर टूट जाता है और तभी वहाँ वो सब आ जाते हैं। जेनी उनसे बचने के लिए छुप जाती है। वो सब जेनी को ढूंढते हैं। तभी ब्रैट के पास रिकी का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि स्टीव भी भाग चुका है और वो सब उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। इधर स्टीव कार में से फर्स्ट एड निकालने जाता है और जैसे ही वो डिग्गी खोलता है कार का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और उन सबको पता चल जाता है कि वो कहाँ है। स्टीव जान बचाकर वहाँ से भागता है और अचानक उसे जेनी भी मिल जाती है और वो उसे किसी तरह सहारा देकर एक पुराने कैबिन तक लेकर जाती है। वहाँ वो उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश करती है लेकिन उसके कट बहुत गहरे थे और उसका सारा खून बह चुका था और वो धीरे धीरे मर रहा था। वो उसे हौसला देती है कि उसे कुछ नहीं होगा और उसका हाथ स्टीव की जेब पर पड़ता है जिसमें उसने जेनी को प्रपोज करने के लिए रिंग रख रखी थी, लेकिन वो उसे प्रपोज नहीं कर पाया और अब वो शायद कभी कर भी नहीं पाएगा। ब्रैट उन सब के साथ वहां आ जाता है और उस कैबिन में घुस जाता है लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलता क्योंकि जेनी स्टीव को लेकर कैबिन के नीचे पानी में छुपी हुई थी और स्टीव वहां बेहोश हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह उसे संभाल कर रखती है और उनके जाने के बाद उसे बाहर निकाल कर किनारे पर लेटा देती है। स्टीव के अंदर अब मुश्किल से ही सांसें बची थी और अगर उसे मदद ना मिली तो वो मर जाएगा, इसलिए जेनी उसे वहां छुपा कर खुद मदद लेने जाती है। जेनी को वहां बिजली के टावर दिखते हैं और वो उन्हीं को फॉलो करते हुए भागती है और भागते भागते उसका पैर एक नुकीले लोहे के टुकड़े पर पड़ जाता है और वो उसके पैर के आर पार हो जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसकी चीख निकल जाती है, जिसे ब्रैट सुन लेता है और उसकी तरफ ही बढ़ने लगता है। जेनी किसी तरह खुद को संभाल कर छुप जाती है और अपने पैर में से उस टुकड़े को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो खींचने से नहीं निकल रहा था, इसलिए वो उसे पूरी तरह आर पार करके निकालती है और रेंग रेंग कर आगे बढ़ती है। तभी वहां एडम आ जाता है और वो उससे बाहर जाने का रास्ता पूछती है और वो उसे लेकर चलता है। एक जगह वो अचानक से रुक जाता है और अपने फ़ोन में कुछ करने लगता है। जेनी उससे फ़ोन मांगती है लेकिन वो उसे फ़ोन नहीं देता। तब जेनी उससे फ़ोन छीन लेती है और तभी वहाँ ब्रैट अपनी गैंग के साथ आ जाता है और उसे एडम नहीं बुलाया था। वो जेनी को मारकर बेहोश कर देते हैं और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसे एक पेड़ से बांध रखा था और उसके चारों तरफ लकड़ियाँ रखी थी। जब वो अपने पीछे देखती है तो वहाँ पर उसे दिखता है स्टीव, जो कि मर चुका था और ब्रैट ने ही उसे मारा था और अब वो उन दोनों को जला रहे हैं। स्टीव तो मरा हुआ है लेकिन जेनी को वो जिंदा ही जला रहे हैं। चारों तरफ पेट्रोल छिड़कने के बाद पेज रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है और ब्रैट एडम को मजबूर करता है आग लगाने के लिए। एडम माचिस जलाकर स्टीव के ऊपर फेंक देता है और जेनी उसे जलता हुआ देखती है। वो उनसे रो रो कर भीख मांगती है लेकिन वो सब उन्हें जलता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। स्टीव के जलने से उसकी रस्सी भी जल जाती है और जेनी आज़ाद हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। ब्रैट जेनी को धमकी देता है कि अगर वो वापस ना आई तो वो एडम को भी जला देगा। ये सुनकर जेनी रुक जाती है लेकिन इतनी ही देर में वो एडम को भी जिंदा जला देता है और जेनी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जेनी उस जंगल के बीच में पहुंच जाती है जहां उस जंगल का मैप था और वो कांच तोड़कर उस मैप को निकाल लेती है। तभी उसे ब्रैट की आवाज़ आती है और वहां एक डस्टबिन था और वो उसमें छुप जाती है। उस डस्टबिन में से भयानक बदबू आ रही थी क्योंकि उसमें पता नहीं कितने महीनों पुराना कचरा पड़ा था, लेकिन उसे जान बचानी थी इसलिए वो उसमें छुपकर बैठी रहती है। और उनके जाने के बाद बाहर निकलकर उसने अपने कपड़ों का एक टुकड़ा फाड़कर उसमें एक कांच का टुकड़ा लपेट लिया, जिससे वो एक हथियार बन गया। वो अपनी हालत शीशे में देख रही थी, तभी वहाँ कूपर आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस कांच के टुकड़े को उसकी गर्दन में घुसा देती है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। उसकी मौत का जेनी को भी बहुत पछतावा होता है क्योंकि वो उनमें सबसे अच्छा लड़का था। देखते ही देखते रात हो जाती है और उन्हें कूपर की लाश मिल जाती है। उसका हाल देखकर हैरी डर जाता है और घर जाने लगता है, लेकिन ब्रैट उसे मना करता है। जब वो उसकी बात नहीं सुनता तो वो उसे बुरी तरह मारने लगता है और उसे इतना मारता है कि वो भी मर जाता है और ये सब देखकर पेज भी वहाँ से भाग जाती है। इधर जेनी किसी तरह उस जंगल की बाउंड्री तक पहुंच जाती है और वहां से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे एक कार दिखती है और वो उससे मदद मांगती है। वो उस कार में बैठ जाती है, लेकिन वो आदमी टाउन के बजाय उसे वापस जंगल में ही लेकर जा रहा था क्योंकि उसका भाई जंगल में ही था
और वो उसे लेने जा रहा था। वो रिकी का भाई था और जैनी उसे मुड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे दोबारा वहीं पहुंचा देता है। अब मौका मिलते ही जैनी कार को घुमाकर वहां से निकलती है। रास्ते में उसके सामने अचानक पेज आ जाती है, लेकिन वो ब्रेक नहीं मारती और उसे भी उड़ा देती है। किसी तरह वो टाउन तक पहुंचती है, लेकिन उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था और वो उस कार को ठोक देती है। वहां पर एक पार्टी हो रही थी और वो वहां जाकर मदद मांगती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को कई सारे लोगों के बीच घिरा पाती है और वो देखती है कि वो ब्रैट के घर में ही है। और तभी ब्रैट अपनी माँ के पास फोन करता है और उसे बताता है कि एक लड़की ने उसके दोस्तों को मार दिया है और वो भाग गई है। उन सब के रिएक्शन से जैनी को पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वो उन्हें एम्बुलेंस बुलाने को कहती है, लेकिन वो नहीं बुलाते। तब वो बाथरूम में जाती है और खुद को अंदर लॉक कर लेती है। और बाहर जो कुछ भी चल रहा था वो सब सुन रही थी और उसे पता था कि ये लोग उसे मार देंगे और वो वहां से निकल भी नहीं सकती थी। वो लोग दरवाज़ा तोड़ देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बाहर ब्रैट खड़ा होता है और उसका डैड उसे ऊपर भेज देता है। जैनी उन्हें सच बताती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और पुलिस बुलाने से भी वो लोग मना कर देते हैं। सारे आदमी मिलकर उसे बाथरूम में ले जाते हैं और बाहर सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती हैं। ऊपर ब्रैट अपने फ़ोन में से सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर देता है और सब कुछ करने के बाद भी बिल्कुल साफ रह जाता है और उसकी वजह से कई सारे बेकसूर मारे जाते हैं। और ये था इस मूवी का एंड।